क्लास 11th। आज हम फोर्थ चैप्टर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो बेसिस हैं, एक कैश और एक एक्रूअल। अगर हम कैश बेसिस की बातें करते हैं तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में सिर्फ हम लोग कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम किसी भी एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे होंगे, वैसे आप OUTSTI पूरे स्पेलिंग लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उस एक्सपेंस को कहते हैं जो आपने एक्सपेंड तो कर दिया लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसा एक्सपेंस होता है जिस एक्सपेंस को आपने पेड एडवांस में कर दिया लेकिन अभी तक आपने गुड्स या सर्विस नहीं लिया है, वेल नहीं किया है, यानी एक्सपेंस पेड इन एडवांस, इट्स कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। उसके बाद एक होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने इनकम रिसीव कर लिया लेकिन अभी तक आपने सर्विस नहीं दी। तो इस तरह के जो एडजस्टमेंट्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड इनकम, इस तरह के एडजस्टमेंट को हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं लेते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का कुछ जो एडवांटेज है उसमें सबसे पहला ये बहुत सिंपल मेथड है, यानी कि इसमें एडजस्टमेंट्स होता नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिमाग लगाने की काम नहीं, सीधे कैश बुक की तरह हम ट्रीट करते हैं। ये उस ट्रांजैक्शंस के लिए सिर्फ सुटेबल है जो ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैश के बेसिस पे करता है। अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज में आप ये बोल सकते हैं कि ये सही प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताता, इट डजंट गिव ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ना तो ये सही फिनेंशियल पोजीशन ही डिपिक्ट करता है, यानी दिखाता है। ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो अप नहीं करता, और ये कैपिटल और रेवेन्यू में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपने कैश सेल्स करा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इस एग्जांपल को पहले सेट करते हैं। तो मान लो आपने कैश सेल्स करा 1 लाख का, और आपने क्रेडिट सेल्स करा 40,000। ये आपने सेल्स करी। आपके एक्सपेंसेस, कैश एक्सपेंसेस है 60,000 और क्रेडिट में आपका एक्सपेंसेस है 20,000। जब हम इसको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एंट्री करेंगे तो हम सिर्फ ये कैश वाली आइटम लेंगे, यानी कि हम इसमें क्रेडिट सेल्स नहीं लेंगे और ना तो क्रेडिट वाला एक्सपेंस लेंगे। तो अगर हम इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं तो 1 लाख माइनस 60,000 इक्वल टू 40,000। हम इस तरह से इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब हम चलते हैं क्रेडिट एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस एक ऐसा बेसिस है जिसमें कैश बेसिस तो होती है, यानी कैश ट्रांजैक्शन तो आप रिकॉर्ड करते ही हैं, और साथ में आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसको हम एक्रूअल बेसिस कहते हैं। ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक है इन कंपेयर टू कैश बेसिस, यानी कि आप बोल सकते हैं मोर साइंटिफिक। दूसरा है कि ये आपका कंप्लीट पिक्चर, यानी कि सही पोजीशन दिखाता है, आपको सही प्रॉफिट दिखाता है और सही फिनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करता है, वो दिखाता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये सिंपल कैश बेसिस के कंपेयर सिंपल नहीं है। एक इलेबोरेट, यानी कि बहुत ज़्यादा इलेबोरेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, और इसमें तुरंत प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, यानी इसमें क्विक अप्रेजल ऑफ प्रॉफिट इसमें नहीं हो सकती।
पड़ती है। अगर हम आपके जो पिछले वाले ट्रांजेक्शन था, अब अगर हम उसी के बेसिस में एक्चुअल में करते हैं तो यहाँ पे कैश सेल्स था मान लो 1 लाख 1 लाख और क्रेडिट सेल्स है 40,000, तो हम टोटल सेल्स लेंगे 1,40,000। उसके बाद एक्सपेंस में अगर कैश एक्सपेंसेज है 60,000 और क्रेडिट एक्सपेंसेज है 30,000 सपोज, तो ये हो गया 90,000, यानी कि हम इस तरह प्रॉफिट निकाल लेंगे, ये हमें 50,000 जाएगा। अब हम लोग इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहला है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ हम कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जबकि एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश और क्रेडिट हम दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसके दूसरा बेसिस हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस। कैश बेसिस में आप सही प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट यानी कि प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और एडवांस की एंट्री आप नहीं लेते। अगला होता है टेक्निकल नॉलेज। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। एक सिंपल बंदा कैश रिसीट और कैश पेमेंट के बेसिस पर अकाउंटिंग कर सकता है, जबकि एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपको कंप्लीट अकाउंटिंग नॉलेज की जरूरत पड़ती है। आगे होता है लीगल। देखो, कैश बेसिस को अकाउंटिंग को कंपनी एक्ट 2013 में लीगल अप्रूवल नहीं है, जबकि एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंपनी एक्ट द्वारा मान्य है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की रिलायबिलिटी कम नहीं है, क्योंकि उसमें कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्लीट पिक्चर शो नहीं करता, कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस सर्टेन नहीं कर सकता, जबकि कैश बेसिस ऑफ एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कंप्लीट फिनेंशियल पोजीशन, कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है। इसलिए रिलायबिलिटी के मामले में एक्चुअल बेसिस कैश बेसिस से ज़्यादा रिलायबल है। अगला है सुटेबिलिटी। कैश बेसिस सिर्फ उसी फॉर्म के लिए सुटेबल है जहां पर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन कैश नहीं होता हो, लेकिन एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हर एक बिजनेस के लिए सुटेबल है, जनरली अकाउंटेंट या फिर पब्लिक। एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं, यानी कि एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस से ज़्यादा अच्छा है, बशर्ते कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स यानी मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स कैश बेसिस ना हो। अगर किसी बिजनेस में छोटा बिजनेस है और वहाँ पर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स कैश बेसिस पे होता है, तभी आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो अप कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करना होगा। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही मान्य है। आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप अगले चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए और इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।